एरिस्टोटल। एरिस्टोटल प्लेटो का एक शिष्य, जो कि खुद यूनानी नहीं था, मैसिडोन का था। उसके बावजूद एज आउटसाइडर वो प्लेटो की एकेडमी में आया और प्लेटो के साथ उसका एक बड़ा लंबा संबंध रहा। और प्लेटो का उत्तराधिकारी अरिस्टोटल को ही माना जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि उस एकेडमी में, प्लेटो की एकेडमी में, उसका उत्तराधिकारी उसके भतीजे को चुना गया और अरस्तु को वहाँ से पद ना मिल पाया। शायद उसके पीछे उस वक्त की एंटी मैसिडोनियन फीलिंग जो ग्रीक के लोगों में आ चुकी थी और अरस्तु के जो संबंध थे मैसिडोनियन फैमिलीज के साथ, वो रास्ते में आए होंगे। नंदलेस अरस्तु ही प्लेटो का एक सर्व महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी है। इस सब के बावजूद एक जो इटालियन पेंटिंग हमें देखने को मिलती है अक्सर, जिसमें प्लेटो ऊपर की ओर इशारा कर रहा होता है और अरस्तु नीचे की ओर इशारा कर रहा होता है, वो पेंटिंग बेसिकली उन दोनों की एपिस्टेमोलॉजी को, उन दोनों के पर्सपेक्टिव को ज्ञान के प्रति दर्शाती है। अरस्तु बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, एम्पिरिसिस्ट, मतलब मेथोडोलॉजी, हालांकि हम उसको पूरी तरह से एम्पिरिसिस्ट नहीं कह सकते, पर वो एम्पिरिकल रियलिटी को स्वीकार करता है और बायोलॉजिस्ट वाली उसकी सोच है। जबकि प्लेटो बीइंग अ लॉजिशियन, अ मैथमेटिशियन, पाइथागोरस से प्रभावित, प्लेटो फॉर्म्स को ढूंढता है जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेज की तरह हमें परफेक्ट रियलिटी से परिचित करवा सकती है, जो कि इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में हमें नेविगेट करने में हेल्प कर सकती है। तो प्लेटो मैथमेटिकली, लॉजिकली ट्रूथ को ढूंढने की कोशिश करता है एब्स्ट्रैक्ट में, और उसका चेला उसके साथ रहने के बावजूद अपनी ओरिजिनलिटी रखता है और वो इंपिरिकल वर्ल्ड में जो घटनाएं घट रही होती हैं उनको कैटेगराइज करके, उनको डिवाइड करके, उनकी फंक्शंस के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, फिर उनसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करता है इंडक्टिव रीजनिंग के साथ। तो अरस्तु एक इंडक्टिव रीजनिंग लेता है साइंस की, पर्टिकुलर घटनाओं को जोड़ करके एक जनरल प्रेजमाइसिस बिल्ड करने की कोशिश करता है। और प्लेटो पहले ही एक आदर्श फॉर्मूले को ढूंढने की, फॉर्म को ढूंढने की कोशिश करता है, उसके बेस पे पर्टिकुलर को समझने की कोशिश करता है, डिडक्टिव मेथड को अडॉप्ट करता है। अरस्तु की नाइक्यूमेन एथिक्स नाम से जो उसकी बुक है, बेसिकली उसमें हमें उसकी फिलॉसफी का पता लगता है। और अरस्तु ये मानता है कि गुड लाइफ व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा पर्पस है और उसकी गुड लाइफ फंडामेंटली, एथिकली एंड मॉरली करेक्ट लाइफ है। और अरस्तु ये चाहता है कि हर व्यक्ति और पॉलिटी एज अ होल ये प्रयास करे कि हम लोग अपने एथिकली बेस्ट, मॉरली अपने बेस्ट जीवन को चरितार्थ करके जी सकें, ऐसा अरस्तु मानता है। और इसके लिए वो फिर अपने फिलॉसफी में खोज भी शुरू करता है और उसका मानना है कि गुणों के बीच में वर्च्यू एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं बहादुरी और पागलपन के बीच में, सॉरी, वो कहते हैं कि डरपोक और पागलपन के बीच में बहादुरी एग्जिस्ट करती है। या तो आप बिल्कुल रैकलेस हैं या आप डरपोक हैं, और उनके बीच में कैलकुलेटेड करेज एग्जिस्ट करती है, उसको वो बहादुरी कहता है। तो गुणों के बीच में आना ही, गुणों के बीच बैलेंस बनाना ही वर्च्यू है अरस्तु के अनुसार। ये अरस्तु का प्रयास है। फॉर एग्जाम्पल अगर वासना की बात करें तो वो कहेंगे कि बिल्कुल ब्रह्मचर्य की तुलना में, एक तरफ ब्रह्मचर्य है, एक तरफ लाइसेंटियसनेस है, मतलब बिल्कुल ही सेक्सुअली इंद्रियों का गुलाम बनना है। तो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस है,
उसको व्यक्ति को जीवन में प्राप्त करना चाहिए। भोजन के संदर्भ में भी ले सकते हैं, चाहे आप जितना मर्जी खाइए या बिल्कुल उपवास कीजिए, उसके बीच का एक मार्ग, टेम्परेंस का एक मार्ग, ये अरस्तु कहता है। मध्य मार्ग की वो भी एक तरह से बात करता है, बैलेंस बनाने की बात अरस्तु करता है। अरस्तु कहते हैं कि हैबिट्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों को अपने जीवन में अच्छे कार्य करने की हैबिट इनकलकेट करनी चाहिए। जिस तरह से एक बुरे कार्य करने की जब लत हमें लगती है, तो ना चाहते हुए भी स्वयं ही हमसे बुरा काम हो जाता है। इसी तरह से अगर मानव पॉजिटिव कार्य करने की कोशिश करेगा, तो उसकी भी उसको हैबिट उसके अंदर इनग्रेंड हो जाएगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। उसके पश्चात अरस्तु का ये मानना है कि जो ट्रुथ है, जो जो रियलिटी है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें बेसिकली प्लेटो की तरह किसी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो यहीं हम घटनाएं देखते हैं, पर्टिकुलर घटनाएं देखते हैं, उनको हम जो भी वस्तुएं हमें यहाँ दिखाई देती, चाहे वो पेड़ हों, चाहे वो पशु हों, उनको हम उनके गुण धर्मों के हिसाब से अरेंज करते हैं, और उन पर्टिकुलर एग्जाम्पलों से ही हम एक आदर्श फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो अरस्तु की जो फॉर्म है, वो इस दुनिया में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिले, उन से डिड्यूस करके, उनको इंडक्ट करने के बाद उनकी डिडक्शन से निकलती है। प्लेटो की जो फॉर्म है वो अदर वर्ल्डली है, कि ऊपर जाकर सुप्रीम बुद्धि से हम फॉर्म को निकाल सकते हैं। ये फर्क है उनमें। अरस्तु भी ये मानता है कि कहीं ना कहीं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंपेरिकल नॉलेज के साथ साथ, बल्कि उससे महत्वपूर्ण है लॉजिक होना, रैशनैलिटी होना। परंतु वो लॉजिक अपने आप में ही सक्षम है, इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो बोलता है लॉजिक को अरेंज करने, लॉजिक की व्यवस्था करने के लिए हमें पहले इंपेरिकल एग्जाम्पल चाहिए, फिर उसके साथ लॉजिक एक बैलेंस बनाता है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। और प्लेटो क्योंकि एक कंपैरेटिव एनालिसिस करता था, वो उसने बायोलॉजी की भी इसी तरह से स्टडी की, अलग अलग सी स्पीशीज़ की स्टडी की, अलग अलग जंतुओं की स्टडी की, और उनको उनके गुण धर्म के हिसाब से उसने अरेंज किया बंदे ने। और यहीं से उनका बीइंग ए बायोलॉजिस्ट, उनका एक टेलीलॉजिकल पर्सपेक्टिव सामने आता है, जो कि वस्तुओं को उनके कार्यों से, उनके लक्ष्यों से निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीज है तो बीज से महत्व नहीं है, बीज का महत्व तब है जब वो पेड़ बनने की तरफ जा रहा है। अपने आप में बीज का कोई महत्व नहीं, ऐसा अरस्तु कहते हैं। तो अरस्तु की जो अंडरस्टैंडिंग है वो टेलीलॉजिकल है, कि कोई भी चीज़ जो इस जीवन में आई है, इस संसार में आई है, वो अपने एक लक्ष्य के लिए आई है। उसी तरह से राज्य की उत्पत्ति भी एक आदर्श समाज के जीवन के लिए हुई है। तो इसीलिए वो भी कल्पना करते हैं कि राज्य तभी बचाया जा सकता है, संस्था जो कि मानव की भलाई के लिए काम करता है। तो वो वस्तुओं को टेलीलॉजिकली देखते हैं। इसीलिए शायद वो मानते हैं कि व्यक्ति पहले आकर के भी द्वितीय है और राज्य प्रथम है, क्योंकि व्यक्ति की जो कंप्लीट जो फुलफिलमेंट है वो स्टेट में ही हो सकती है, परिवार में केवल उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो सकती है। तो व्यक्ति फर्स्ट बायोलॉजिकली आके भी राज्य का सेकंड ही रहेगा, राज्य प्रथम है, ऐसा वो मानते हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अरस्तु और प्लेटो जैसे लोगों के लिए इंडिविजुअल एज सच कोई चीज़ नहीं थी, जो कि मॉडर्न टाइम में आज हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है। इंडिविजुअल की ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल के मौलिक अधिकार, ये कंसेप्शन उस टाइम नहीं थी। बेसिकली ये कंसेप्शन वेस्टर्न थॉट में आई है, जब ये जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की वैल्यूज़ परकुलेट हुई वेस्टर्न थिंकिंग में। उसके बाद से एक व्यक्ति का सेपरेट स्पेयर, जो कि समाज से, राज्य से अलग है और सेक्रेड है, उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कंसेप्शन उसके बाद आई। जबकि प्लेटो और अरस्तु के समय में, यहाँ हम प्राचीन भारतीय चिंतन को देखते हैं, तो उसमें व्यक्ति और राज्य के बीच में कोई टकराव नहीं है, व्यक्ति की फुलफिलमेंट ही राज्य में, पर ये व्यक्ति और राज्य के बीच में संघर्ष है, और व्यक्ति का अपना सेपरेट स्पेयर है। ये जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी की देन है, और इन्होंने ही फिर प्लेटो की जो उसने लॉजिकल फिलॉसफी दी, कि ऊपर से
बुद्धि फॉर्म्स की रिलायंस से हम ज्ञान को निकाल सकते हैं, उसकी जगह गॉड को ठोक दिया, जो कि सेंट ऑगस्टाइन ने भी किया सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ वर्ल्ड में, और आगे एक्विनास भी वही हरकत करते हैं, वही चीज़ करते हैं। तो वहाँ से फिर ये जो प्लेटो की जो अदर वर्ल्डली कंसेप्शन थी, हालांकि ये प्लेटो की अदर वर्ल्डली कंसेप्शन थ्योरी ऑफ फॉर्म कोई डिवाइन नहीं थी, लॉजिकल थी, उसको इन्होंने डिवाइन कर दिया, तो सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ कर दिया। वहाँ से ये मॉडर्न व्यक्तिवादी अधिकारों का कंसेप्ट आया हुआ है। तो इसीलिए आपको अरस्तू में और प्लेटो में व्यक्तिवाद ऐसा सच नहीं मिलेगा, कि उस टाइम ये कंसेप्शन नहीं थी। बाकी क्योंकि उन्होंने जंतुओं को अरेंज किया, पौधों को अरेंज किया, तो इस तरह से उन्होंने पॉलिटी को भी, अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को भी अरेंज किया, और उसके बेस पे उन्होंने 6 प्रकार की गवर्नमेंट बताई, और उसमें भी 3 जो है अच्छे रूप में, जब जब शासक जो है जनता की भलाई के लिए काम करता है, और 3 उसका डिफ़ॉर्म्ड रूप बताया, जो कि शायद आपको सबको पता ही है। अगर मोनार्की है और जनता की भलाई के लिए एक व्यक्ति की मोनार्की है, अगर अपने स्वार्थ के लिए तो तानाशाही टिरेनी है, अगर कुछ कुलीन लोगों का शासन समाज की भलाई के लिए तो अरिस्टोक्रेसी है, अगर स्वार्थ पूर्ति के लिए तो ओलिगार्की है, पोलियार पॉलिटी है, अगर जनता की भलाई के लिए लोकतंत्र चलता है, जिसमें मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग का मिश्रण है, अगर वो खराब हो जाता है तो वो फिर डेमोक्रेसी बन जाता है, मॉब रूल बन जाता है, और बाद में फिर वो साइक्लिकली वापस मोनार्की में आता है। तो एक साइक्लिक फॉर्म ऑफ थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट्स उन्होंने दी। साथ में वो ये मानते थे कि रेवोल्यूशन तब होता है जब समाज में बहुत से लोगों को ये लगता है कि कुछ लोगों को उनकी योग्यता से अधिक, और कई लोगों को उनका राइटफुल अधिकार नहीं दिया गया, और इन चीज़ों की वजह से फिर क्रांति आती है। आय की असमानता, सामाजिक असमानता क्रांति को जन्म देती है। इसीलिए अरस्तू ये मानते हैं कि समाज में टेम्परेंस रहना चाहिए, और मध्यम वर्ग उस समाज में स्ट्रांग होगा, तो वहाँ क्रांति की संभावनाएं कम से कम होगी। ये भी अरस्तू मानते हैं। और उनके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटी है, जहाँ पर मिडिल क्लास प्लस जो सामान्य नागरिक के बीच का कॉम्बिनेशन बनता है, और ना तो वो फिर मोबोक्रेसी की तरफ, ना ही वो ओलिगार्की की तरफ वो व्यवस्था भाग सकती है। उसको अरस्तू बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में देखते थे। अरस्तू की ये मानता है कि अपने गुरु के साथ रहने के बावजूद उसने अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं छोड़ा, और उसकी एक इंडक्टिव जो रीजनिंग है वो टैक्ट रहती है। और इवन अपने गुरु का जो रेडिकल कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, विशेषकर रूलिंग क्लास के लिए, उसको भी वो अपोज करता है, क्योंकि वो मानते हैं कि विदाउट फैमिली और विदाउट प्रॉपर्टी के व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को पूर्ण रूप से डेवलप नहीं कर सकता, ऐसा वो मानते हैं। और वो प्रैक्टिकलिटी से देखते हैं दुनिया को, बजाय आदर्श पे चलने की। धन्यवाद।